स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की वजह से लेके अब तक ह्यूमंस डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब हम मार्स पे अपना बेस बना पाएंगे और इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज होने का खिताब हासिल कर पाएंगे। बट नाउ वी आर क्लोजर टू इट देन एवर बिफोर। अब जब स्पेसएक्स ने अपना मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन अनाउंस कर दिया है, तब वी आर क्लोजर टू इट देन एवर बिफोर। अकॉर्डिंग टू इट, इंसान अपना पहला कदम मार्स पे 2022 तक रख देगा। तब हमारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं, ना केवल स्पेसएक्स से बल्कि नासा और इसरो जैसी बाकी की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि अगर स्पेसएक्स फेल भी हो जाता है तो वो ट्रिगर कर देगा एक ऐसी रेस को जो कि सिर्फ तब खत्म होगी जब मार्स पे इंसान पहुंच जाए। 1960s में भी ऐसा ही हुआ था, मैन ऑन मून मिशन के लिए। बट अभी के लिए हमारी होप्स सिर्फ और सिर्फ स्पेसएक्स पे टिकी है, क्योंकि वही एक कंपनी है जो मार्स पे ह्यूमंस को भेजने के लिए तैयारी कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट को जान लेने के बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि क्या ये टारगेट अचीवेबल है? क्या इंसान मार्स पे अपना बेस बना सकते हैं? इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहले टॉपिक में हम मार्स के बारे में बेसिक इन्फो और बेसिक स्टैटिस्टिक्स जान लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि मार्स कितना दूर है और मार्स पर इंसानों को पहुंचाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इलॉन मस्क का प्लान क्या है और वो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की गई प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्स पर पहुंचने के बाद एडिशनल प्रॉब्लम्स की, जो कि वहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम मार्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं। अब जिनको टेराफॉर्म का मतलब नहीं पता, हम उसके एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करके अर्थ की तरह का एनवायरनमेंट बना सकते हैं। जी हाँ, ये टेराफॉर्मेशन इलॉन मस्क के प्लान में है। तो क्या ये अचीवेबल है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप किसी भी टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। पार्ट 1, मार्स बेसिक इन्फो एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, मार्स के बारे में एक क्विक इन्फो राउंड। मार्स का डायमीटर है 6791 किलोमीटर्स, जबकि वहीं अर्थ का डायमीटर 12742 किलोमीटर्स है। दुगना तो नहीं है, पर लगभग दुगना है। इसलिए मार्स अर्थ से छोटा है। मार्स में एक दिन 24 घंटे 37 मिनट्स का होता है, वहीं अर्थ पे एक दिन 24 घंटे का होता है। मार्स में ग्रेविटी बहुत ही कम है। अर्थ के लगभग 38% ही ग्रेविटी मार्स पे आपको देखने को मिलेगी। अर्थ और मार्स का एवरेज डिस्टेंस 225 मिलियन किलोमीटर्स है। मार्स गोल्डीलॉक्स जोन को बिलोंग करता है। अब जिन्हें नहीं पता गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, तो ये एकमात्र हैबिटेबल जोन होता है किसी भी स्टार के ऑर्बिट में। अर्थ, मार्स एंड वीनस 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के हैबिटेबल जोन में आते हैं। अब कर लेते हैं इसके एटमॉस्फेयर की बात। इसका एटमॉस्फेयर मार्स पे जाने के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर का प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेयर से सिर्फ 1% से भी कम है। एंड इस प्रेशर पे ह्यूमंस बिना स्पेस सूट के वहाँ रह नहीं सकते। एंड इसका एटमॉस्फेयर बना है मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से। इसमें 2.6% मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पाई गई है एंड 1.9% एर्गॉन भी, और थोड़े बहुत वाटर वेपर के ट्रेसेस भी मिले हैं। पार्ट 2, इलॉन मस्क प्लान। अब जब हमें मार्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है, तो अब हम मूव ऑन कर सकते हैं इलॉन मस्क के प्लान को समझने के लिए।
सो इलॉन मस्क का प्लान कुछ ऐसा है कि वो वहाँ पे एक ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं और वहीं पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक सिटी बनाना चाहते हैं। इस सब के लिए पहला कदम उठाया जाएगा 2022 में, जब 2 कार्गो शिप्स मार्स पर भेजी जाएंगी, जिनमें लाइफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की फैसिलिटीज़ होंगी। जबकि इसमें कोई ह्यूमन नहीं होगा, फिर भी ये आगे के मिशंस में काम आएंगी। अगर इन शिप्स की लॉन्चिंग और लैंडिंग सक्सेसफुली हो जाती है, देन इलॉन मस्क भेजेंगे 2024 में ह्यूमंस को। वो भेजेंगे 2 कार्गो शिप्स और 2 ह्यूमन शिप्स। अभी तक ये पता नहीं चला है कि कितने लोग मार्स पर जाएंगे, पर हाँ, जाएंगे ज़रूर। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 साल का ही डिफरेंस क्यों? वो इसलिए क्योंकि अर्थ मार्स सिंक्रोनाइजेशन वो इसलिए कि अर्थ मार्स सिंक्रोनाइजेशन हर 2 साल में ही होता है। सो अगर आप एक बार चूक जाते हैं तो आपको मौका अगले 2 साल बाद ही मिलेगा। सो पहले मिशन का गोल होगा वाटर रिसोर्स खोजना और दूसरे मिशन का गोल होगा प्रोपेलेंट डिपो बनाना। अब प्रोपेलेंट डिपो होता क्या है? प्रोपेलेंट डिपो बहुत ही सिंपल है, ये बस स्पेसशिप्स का पेट्रोल पंप होता है। बेसिकली इसमें फ्यूल स्टोर होता है रिफ्यूलिंग के लिए। अब फ्यूल कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं। फ्यूल में भी इलेक्ट्रिकल और में भी लिक्विड और क्रायोजेनिक। वहाँ प्रोपेलेंट डिपो के साथ लॉन्चिंग पैड्स भी बनाए जाएंगे, जिससे कि मार्स से स्पेसिमेन अर्थ पर भेजे जा सकें। एंड जब वहाँ इन सब रिसोर्सेज का इंतज़ाम हो जाएगा, तब स्पेसएक्स वहाँ पे एक बेस बनाना शुरू करेगी। स्पेसएक्स का विजन कुछ ऐसा है। अब जब स्पेसएक्स इतना कुछ करना चाहती है तो उसे बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो जान लेते हैं कि वो किस टेक का यूज करने की सोच रहे हैं। नाउ अब इलॉन मस्क ने ये रियलाइज कर लिया था, नॉर्मल रॉकेट्स इस मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं और दूसरा वो रिलायबल भी नहीं होते हैं। नासा का सबसे सस्ता रॉकेट $65 मिलियन का है और इलॉन मस्क को ऐसे 2 रॉकेट लगेंगे। ये मिशन इतना यूनिक था कि इस मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए इसकी नीड्स भी बहुत ही डिफरेंट थी बाकी मिशन से। सो उन्हें कस्टम मेड रॉकेट की ज़रूरत थी। इसीलिए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया स्टारशिप। ये रॉकेट वर्ल्ड का पहला फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है। ये आराम से स्पेस में जा सकता है, वहां चीजें पहुंचा सकता है और वहां से वापस भी आ सकता है। कार्गो से लेके इंसानों तक और इंसानों से लेके फ्यूल तक, ये सब कुछ ला और ले जा। स्पेसएक्स ने मार्स से कम्युनिकेशन के लिए ऑलरेडी एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। सो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? सो इस क्वेश्चन पर इलॉन मस्क कहते हैं कि ये कॉस्ट $100 बिलियन से लेके $10 ट्रिलियन तक कहीं भी हो सकता है। पार्ट 3, पॉसिबल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे हैबिटेबल प्लैनेट होने के बाद भी मार्स है तो एक कोल्ड रेडिएशन भरा डेजर्ट, जहां सांस लेना नामुमकिन है और जहां का ग्राउंड पॉइजनस है। सो ये तो जाहिर सी बात है, ये कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी। सो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वहाँ आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम होगी फ्यूल, क्योंकि वहाँ सोलर पावर से काम नहीं चलेगा। वहाँ अर्थ के मुकाबले सिर्फ 40% सोलर पावर पहुँचती है और वो भी ब्लॉक्ड रहती है हफ्तों तक सैंड स्टॉर्म्स की वजह से। वहाँ विंड एनर्जी से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ हार्डली कोई एटमॉस्फेयर है और वहाँ विंड ब्लो नहीं करती। सो इसका एक ही सोल्यूशन दिखता है, न्यूक्लियर एनर्जी। सेकंड प्रॉब्लम आती है वहाँ का एटमॉस्फेयर, जो कि सिर्फ 1% डेंस है अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले। इसीलिए वहाँ पे ह्यूमंस को
प्रेशराइज चेम्बर्स में रहना होगा और बिना स्पेस सूट के वो कोई काम नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही रिस्की है। अगर स्पेस सूट में ज़रा सा भी छेद होता है काम करते करते, then it would be deadly for them. And the next problem is radiation. Now, मार्स की मैग्नेटोस्फीयर बहुत कम है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये है ही नहीं, इसीलिए वहां पे अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेडिएशन आती है, और जो कि सर्वाइवेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 3 साल मार्स पर बिता देते हैं तो आप इतनी रेडिएशन से एक्सपोज हो जाएंगे जो कि नासा की रेडिएशन लिमिट से भी ज़्यादा है। रेडिएशन वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो कि प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करेगी। इसीलिए हम लोगों को अगर प्लांट उगाने हैं तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी ग्रेविटी। वहाँ ग्रेविटी सिर्फ 38% है, एंड इस ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स का मसल लॉस और वियर एंड टियर इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ वो 1 साल या 2 साल से ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। इस रेट पे अगर वहाँ ग्रेविटी रही तो वहाँ एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, उनका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होगा और अर्थ पे आने पर वो शायद खड़े भी ना हो पाएँ। सो नाउ द लास्ट पार्ट, क्या ह्यूमंस मार्स को टेराफॉर्म कर पाएंगे? उसका सिंपल सा आंसर है नहीं। नासा के अकॉर्डिंग अभी के टेक्नोलॉजी से मार्स को टेराफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हम बताएं कि हम अपने चैनल कैसे सुधार सकते हैं।